नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 26 जून तक बदलता रहेगा मौसम, धूल भरी हवाओं और हल्की बारिश के आसार। परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन को लेकर घबराएं नहीं, घर बैठे करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार सख्त, पेंशन केसों में देरी पर अफसरों की तय होगी अब जवाबदेही। हरियाणा पुलिस को मिलेगी हाईटेक जांच की ट्रेनिंग, 6 जुलाई से दिल्ली में होगी शुरू। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में लापरवाही करने वालों पर गिरी गाज, करनाल में 9 ग्राम सचिव सस्पेंड। 15 साल पुराने वाहन लेकर निकल पड़े तो हो सकता है भारी जुर्माना, तुरंत होगा इंपाउंड। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में दाखिलों की होड़ 14,000 के पार पहुंचा, आवेदनों का आंकड़ा, आज है अंतिम मौका। रेवाड़ी को मिलेगा बिजली का बड़ा तोहफा, दिसंबर तक शुरू होंगे 6 नए पावर हाउस। हरियाणा के स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ स्टार्टअप की भी मिलेगी ट्रेनिंग, बताएंगे पूरी अपडेट। टेलीग्राम 7 दिन बाद चालू हुआ, प्ले स्टोर पर वापस आया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगा था बैन, मैसेज एडिट करने पर अब भी यानी 30 जून तक लगी रहेगी रोक। और खोमेनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, 4 जुलाई से शुरू होंगे समारोह, 2 करोड़ लोग जनाजे में हो सकते हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हिसार और सिरसा समेत कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार पंजाब के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 26 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी है। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 26 जून तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं की दिशा में बदलाव होगा और बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कई स्थानों पर तेज धूल भरी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर इन राज्यों से आगे बढ़ते हुए मानसून हरियाणा पहुंचता है। कई बार मानसून राजस्थान के रास्ते भी प्रदेश में दस्तक दे देता है। दोनों दिशाओं से मानसून सक्रिय होने पर अच्छी बारिश की संभावना रहती है। पिछले साल बात करें तो मानसून ने 24 जून को हरियाणा के कुछ हिस्सों में दस्तक दी थी और 29 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लिया था। इस बार मानसून के जुलाई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक हरियाणा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आयु और आय संबंधी विवरणों के सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन ने नागरिकों से घबराने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की अपील की है। आयु सत्यापन के लिए लोगों को जिला कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सभी नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र और CSC के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की आयु अभी तक परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें विभाग की ओर से मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं। कई लोग इन संदेशों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं और जानकारी के अभाव में जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया गया है कि आयु सत्यापन और अन्य आवश्यक संशोधनों से संबंधित पोर्टल 1 जुलाई से पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित होगा। इसके बाद नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे या अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करा सकेंगे। आयु सत्यापन के लिए साल 2019 से पहले का मतदाता पहचान पत्र यानी इलेक्शन वोटर कार्ड या 2019 से पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC, स्कूल रिकॉर्ड, मैट्रिक की DMC अथवा जन्म प्रमाण पत्र को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे परिवार पहचान पत्र में अपनी सही आय का विवरण भी दर्ज करवाएं। ऐसे में नागरिक समय रहते अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम से बचें। हरियाणा सरकार ने अदालतों में लंबित पेंशन संबंधी मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि न्यायालयों में दायर किए जाने वाले जवाब और लिखित बयान तय समय सीमा के भीतर दाखिल किए जाएं। पेंशन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर सकती है। अदालतों में समय पर और तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं होने से राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई मामलों में सरकार के खिलाफ प्रतिकूल
कानूनी उदाहरण भी स्थापित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और विभाग की मानी जाएगी। कई मामलों में जवाब दाखिल करने में देरी और विभागों के बीच समन्वय की कमी सामने आई है। इसी स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन मामलों से जुड़े जवाबों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए और अदालतों में निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया जाए। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब फिंगरप्रिंट विज्ञान और आधुनिक अपराध जांच तकनीकों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक, सटीक और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा नई दिल्ली की ओर से 12 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कोर्स 6 जुलाई 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलेगा। बदलते अपराध स्वरूप और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस बल को नई जांच पद्धतियों से लैस करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। चयनित प्रतिभागियों को नई दिल्ली स्थित NCRB मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपराध जांच से जुड़े विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी भी सौंपी जाएगी। कोर्स में फिंगरप्रिंट विज्ञान, डिजिटल पहचान तकनीक और आधुनिक फोरेंसिक जांच पर विशेष फोकस रहेगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अपने अपने जिलों में और इकाइयों में लौटने के बाद अन्य पुलिसकर्मियों को भी नई तकनीकों की जानकारी देंगे। इससे पूरे पुलिस तंत्र की जांच क्षमता में सुधार होगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 नए 33 kV पावर हाउस स्थापित करने जा रहा है। इन परियोजनाओं के रेवाड़ी में दिसंबर तक चालू होने की संभावना है। नए सब स्टेशन शुरू होने के बाद ओवरलोडिंग, बार बार ट्रिपिंग और अघोषित बिजली कटौती की समस्या में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद जताई गई है। इससे रेवाड़ी जिले के 100 से अधिक गांवों के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। निगम की ओर से गांव नीमोट, जखाला, जीवड़ा, मनेठी, रणसी माजरी और बिदावास में 33 kV क्षमता के नए पावर हाउस बनाए जा रहे हैं। इनमें से कई स्थानों पर सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अन्य जगहों पर उपकरण स्थापित करने का काम जारी है। नीमोट पावर हाउस से नीमोट, डानी ठेठरबाद, जैनाबाद, लुहाना, धवाना, मानपुरा और रामबाग सहित कई गांवों को लाभ मिलेगा। वहीं जखाला पावर हाउस से कोसली क्षेत्र की सप्लाई मजबूत होगी, जबकि जीवड़ा पावर हाउस जटुसाना क्षेत्र को बेहतर बिजली उपलब्ध करवाने का काम करेगा। इसी प्रकार मनेठी पावर हाउस से पाडला, एरोद और कुंड मंडी के आसपास के इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। रणसी माजरी पावर हाउस से नांगल तेजू, नांगल उगरा और प्राणपुरा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधरेगी। वहीं बिदावास पावर हाउस से झाबुआ, सुकटेड़ी, नंगली, खुरमपुर और आसपास के गांवों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल पाएगी। ट्रांसफार्मर और पैनल लगाने का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में परीक्षण किया जाएगा तथा दिसंबर में इन पावर हाउसों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति मिलना शुरू हो जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल स्तर पर ही बिजनेस और स्टार्टअप की बारीकियां सीखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने कुशल बिजनेस चैलेंज यानी KBC 3.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। विद्यार्थियों को केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित रखने के लिए बजाय उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करना है। इसके तहत बच्चों में कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिस्क मैनेजमेंट, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अपने नए और अभिनव बिजनेस आइडियाज विकसित करने का अवसर मिलेगा। स्कूल स्तर से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक पहुंचेगी, जहां छात्र अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। चयनित विद्यार्थियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा में बहुचर्चित बैंक जमा राशि अनियमितता प्रकरण ने प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामले की जांच में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने और कार्रवाई के दायरे के विस्तार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी धन से जुड़े मामलों में अब जांच एजेंसियां किसी भी स्तर तक जाने से पीछे नहीं हटेंगी। इस घटनाक्रम ने नौकरशाही के भीतर भी वित्तीय निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सतर्कता पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों की जमा राशि के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद पूरे मामले की गहन जांच शुरू की गई है। प्रारंभिक स्तर पर इसे केवल बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ा मामला माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन एजेंसियों के रडार पर आए। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए कई अधिकारियों और संबंधित पक्षों से पूछताछ की गई। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रशासनिक हलकों में इसे एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था में इसे एक ऐसे घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है जिसने भविष्य के लिए जवाबदेह शासन का स्पष्ट संकेत दिया है।
बहादुरगढ़ में 15 साल पुराने वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सरकार की पॉलिसी के तहत निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को सड़क पर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान बात करें तो बहादुरगढ़ में 51 और पूरे झज्जर जिले में 100 से अधिक दुपहिया वाहनों को इम्पाउंड किया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना नियमों के विरुद्ध है और पकड़े जाने पर उन्हें जब्त किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इम्पाउंड किए गए वाहनों को वापस नहीं किया जाएगा और वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नो पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। लोगों से अपील की गई है कि 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर न चलाएं और सरकार की स्क्रैप पॉलिसी का लाभ उठाकर नियमों का पालन करें। लाडो लक्ष्मी योजना में सत्यापन नहीं करने और लापरवाही बरतने वाले 9 ग्राम सचिवों को करनाल जिला परिषद के सीईओ ने बुधवार सायं सस्पेंड कर दिया है। इन ग्राम सचिवों ने योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं का सत्यापन नहीं किया। जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान ग्राम सचिव संबंध रहेंगे और पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। अलग से आरोप पत्र जारी किया जाएगा। सस्पेंड किए गए इन ग्राम सचिवों में 1 ग्राम सचिव इंद्री ब्लॉक और 8 ग्राम सचिव नीलाखेड़ी के शामिल हैं, जिनमें इंद्री ब्लॉक के स्वर्ण माजरा गांव के ग्राम सचिव अमित कुमार, नीलाखेड़ी ब्लॉक के डबरथला गांव के ग्राम सचिव अमित, जांबा गांव के ग्राम सचिव सुनील कुमार, कोयर गांव के ग्राम सचिव जितेंद्र कुमार, सामगढ़ गांव के ग्राम सचिव नरेश कुमार, सिद्धपुर गांव के ग्राम सचिव मंगतराम, सुल्तानपुर गांव के ग्राम सचिव अमित अहलावत के नाम शामिल हैं। हरियाणा के प्रतिष्ठित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी जीजेयू में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला लेने की होड़ मची हुई है। विश्वविद्यालय के नियमित कोर्सों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार बुधवार सुबह तक विश्वविद्यालय को विभिन्न कोर्सों के लिए 14,100 से अधिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मिल चुके हैं। यदि आप भी जेजेयू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो समय बेहद कम है, यानी आज अंतिम तारीख है। विश्वविद्यालय के कई कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 जून यानी आज आखिरी तारीख है। इस बार विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया है। विद्यार्थी 360 डिग्री वर्चुअल टूर के जरिए घर बैठे ही पूरे विश्वविद्यालय कैंपस, विभिन्न विभागों और वहां मिलने वाली सुविधाओं को लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा इस सत्र में इंटीग्रेटेड बीए एमए भगवत गीता कोर्स भी खास चर्चा में बना हुआ है। इस विशेष कोर्स की कक्षाएं कुरुक्षेत्र के जियो संस्थान में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में संचालित की जाएंगी। दाखिले के इच्छुक छात्र बिना समय गंवाए विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा मौत का करीब 10 महीने के बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। खुलासे की मांग को लेकर परिवार ने ऐलान किया है कि वे 29 जून से डीसी ऑफिस के बाहर अनशन पर बैठेंगे। हालांकि डीसी ने उन्हें इसके लिए परमिशन नहीं दी। इसके बाद भी अनशन पर बैठने का दावा किया है। वहीं परिवार ने सीबीआई से केस की स्टेटस रिपोर्ट पता करने के लिए पंचकुला के सीबीआई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जिसके लिए 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करवाने का समय दिया गया है। परिवार ने 29 जून को अनशन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को परिवार के लोग अनशन की परमिशन के लिए डीसी से मिले। परिवार ने अनशन की अनुमति मांगी, मगर डीसी ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद मनीषा के पिता संजय कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें परमिशन मिले या नहीं मिले, लेकिन वे परिवार के साथ अनशन पर जरूर बैठेंगे। साथ ही बोले कि सीबीआई ने कई माह से मामला अधर में लटका कर रखा है। 26 अगस्त 2025 को जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। टीम अब तक 4 बार जांच कर चुकी है, लेकिन खुलासा नहीं किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। अयातुल्लाह खोमेनी की 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जंग की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब इसकी शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है। उनके शव को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में तकरीबन 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह के लिए दुनिया के कई देशों को निमंत्रण भेजा है। खासतौर पर पड़ोसी और मित्र देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। खोमेनी का मुख्य अंतिम संस्कार समारोह तेहरान में होगा।
मध्य प्रदेश गुजरात में बुधवार को 9 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हो चुकी है। दोनों राज्यों में मानसून आने की सामान्य तारीख लगभग 15 जून रहती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 4 दिन में पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर सकता है। इसी के साथ मानसून ने अब देश के 22 राज्यों को कवर कर दिया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। वहीं मंगलवार को मुंबई में 13 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हुई थी। इसके बाद से मुंबई में तेज बारिश जारी है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है। आज असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं मानसून के कारण सिक्किम, कोंकण, गोवा, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में आज भारी बारिश हो सकती है। अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके फोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डेटा और लॉग्स अब भारत में स्टोर करना होगा। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर पाएगी। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। डॉट ने कंपनियों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में दशकों पुराना लाइसेंस राज खत्म कर दिया और एक नया और आसान मंजूरी सिस्टम शुरू किया है। अब तक कंपनियों को मोबाइल या इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार से जटिल और लंबी लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें महीनों समय लग जाता था। अब कंपनियों के लिए काम करना बेहद आसान होने वाला है। साथ ही आम जनता तक नई तकनीक जैसे कि बेहतर 5G या ब्रॉडबैंड बहुत जल्दी भी पहुंचेगी। इससे साइबर क्राइम, फ्रॉड कॉल्स और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी, जिससे आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 791 अंक चढ़कर 76,991 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 198 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 24,022 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आईटी, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 1% गिरकर $76.29 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ईरान युद्ध के बाद होर्मुज में फंसे तेल टैंकरों के बाहर निकलने की खबरों से ये कीमतें घटी हैं, जिससे बाजार को राहत मिली है। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,448 रुपए कम होकर 2,22,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,817 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,235 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का दाम 94 रुपए 44 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।